हुए देखने आता है कि कौन आया है। सुबह सुबह वो देखता है बाहर एक लड़की मेड की ड्रेस में खड़ी है जो उससे काम मांगने आई है। योकोया उसे अंदर लाता है और अपने साथ उसे भी एक कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहता है, मेरे मॉम डैड घर पे नहीं है इसलिए मेरा घर गंदा दिख रहा होगा। फिर वो सोचता है कि कहीं वो उसे अंदर लाकर गलती तो नहीं कर रहा। खैर, मैं इसे कुछ सवाल पूछ के वापस भेज दूंगा। वो पूछता है, तो तुम अपने पहले किए कामों के बारे में बताओ। वो मेड कहती है कि मैं पहले बिना फ्लाइट के ऊपर का टिकट काटने का काम करती थी अपने मास्टर के लिए, वही मास्टर जिन्होंने मुझे यहाँ रेफर किया है। योकोया कहता है, तुम मजाक कर रही हो ना? पर वो घबरा जाता है ये जान करके कि ये सही में पहले असैसिनेशन का काम करती थी। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे जो मास्टर थे इसके पहले, उनका मेरे साथ क्या रिलेशन है जो उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो मेड योकोया को रिश्ता जुड़ाने लगती है, जो सुनकर के रिश्तों में कितनी गहराई हो सकती हैं ये योकोया को एहसास हो जाता है और वो उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं एक स्ट्रेंजर ही कहलाऊंगा। तभी वो घबरा जाता है कि इसे बीच में रोकने पे ये गुस्सा ना हो जाए। फिर वो टॉपिक चेंज करता है ये पूछते हुए कि तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है असैसिनेशन में। वो मेड उसकी मंजूरी से उसके बैकयार्ड में आती है और चाकू निकाल एक बैक फ्लिप मारते हुए सामने के पेड़ पे फेंकती है, जो जाके एक सीधे लाइन में धंस जाते हैं। फिर वो बताती है कि अक्सर मैं ऐसे नहीं थ्रो करती अपने टारगेट पे, सिर्फ ये दिखाने के लिए था। योकोया का तो यहाँ भौचक्का निकल गया था। वो सोचता है कि मैं ऐसे चलते फिरते थ्रोइंग मशीन को काम पे तो नहीं रख सकता। वो कहता है कि मुझे माफ करना, पर मुझे किसी तरह की असैसिनेशन सर्विस नहीं चाहिए और न ही मैं उन्हें जानता हूँ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो मेड कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और योकोया के घर से जाने लगती है। इधर योकोया राहत की सांस लेता है कि अच्छा हुआ कि वो कुछ काट के नहीं ले गई। तभी उसका ध्यान नीचे गिरे किसी चीज पे जाता है और इधर हम दूसरी तरफ वो मेड को देखते हैं जो सोचते हुए जा रही होती है कि अब वो क्या करे। वो मुड़कर देखती है कि शायद योकोया उसके पीछे आ रहा है, पर वो उसका भ्रम था। वो रेलवे लाइन क्रॉस करती है, तभी पीछे से योकोया उसे मिस सर्वेंट कह के आवाज दे रहा था कि तुम्हारी ये चीज छूट गई है। वो मेड मुड़ती है देखने तो योकोया की तरफ तेजी से एक ट्रक बढ़ रही थी, जिससे उसका अभी रीइंकार्नेशन हो जाता, पर राइटर ऐसे नहीं चाहता था और वो लड़की उसे जंप करके बचा लेती है। वो उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? योकोया हाँ करता है और थैंक्स भी कहता है। यहाँ वो लड़की कहती है कि मैंने पहली बार किसी की जान लेने की जगह बचाई है और वो सोचती है कि मेरा दिल इतना तेजी से धड़कता हुआ क्यों महसूस हो रहा है। योकोया यहाँ से उसका बेल वापस करता है, जिसे लेकर के वो थैंक्स कह के फिर जाने लगती है। यहाँ योकोया फिर अपना माइंड चेंज करता है और उसे साफ सफाई के काम पे रखने का डिसाइड करता है। घर आके मेड अपने तहखाने से सारे औजार निकाल के कहती है, तो बताओ किसे साफ करना है? योकोया कहता है, अरे रुको, साफ करने से मेरा मतलब किसी को असैसिनेट करने का नहीं है। वो बताता है कि तुम्हें इन सभी पड़े गार्बेजेस को साफ करना है। वो मेड कहती है, ओह तो इनमें जरूर डेड बॉडीज होंगी। योकोया कहता है कि तुम एक सेकंड के लिए मार काट वाले थॉट से बाहर निकलोगी। वो मेड कहती है, ठीक है तो तुम्हारी बताई अगर काम को मैं करूंगी तो तुम मुझे जॉब पे रखोगे। योकोया हाँ करता है और सोचता है कि इसने मेरी जान बचाई है और ये बुरी इंसान भी नहीं लगती, इसे एक मौका तो देना ही चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योकोया आकर देखता है कि इसे घर का काम करने तो बिल्कुल नहीं आता, हाथ में टूटी हुई झाड़ू और सर पे उल्टी बाल्टी। वो लड़की योकोया को देख कहती है कि माफ करना, मैं ये अभी साफ करती हूँ। पर वो फिसल के गिरने वाली होती है, पर बैक फ्लिप मार के बच जाती है। पर बाल्टी उसकी शोभा बढ़ाने पे तुला हुआ था। वो फिर से इस शर्मिंदगी के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सभी चीजें कर पाऊंगी। योकोया उसके सर से बाल्टी हटाते हुए कहता है कि दरअसल मैं ही तुम्हें वो काम दे रहा था जो तुम्हें नहीं आता। कोई बात नहीं, हम साथ में साफ करते हैं, तुम मेरी मदद करना जिससे तुम सीख जाओगी। 1 घंटे बाद लिविंग रूम चमकने लगा था और योकोया उसका थैंक्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो टाइम देखता है तो अभी खाना भी बनाना था। वो मेड से पूछता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? पर वो मेड कहती है कि नहीं। योकोया कहता है, कोई बात नहीं, मैं क्या बनाना है ये सोच लिया है, तुम जाके तब तक फ्रेश हो लो। इधर नहाते हुए मेड सोच रही होती है योकोया के बारे में कि ये सभी मास्टरों में से अलग है। इधर योकोया बैठे हुए कहता है कि मैं एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ जो अपने मॉम डैड से अलग रहता है, जिसके घर पे एक मेड आई हुई है जो एक एसेसियन है। पर मैं अभी इस बात से घबरा रहा हूँ कि अगर वो नहा के टॉवल में ही बाहर आ जाए तो मैं क्या करूंगा। तभी वो मेड फुल ड्रेस में बाहर आकर उसे थैंक्स कहती है पहले नहाने देने के लिए और योकोया का किस्मत में निकलता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसके बाद वो डिनर रेडी कर रहे थे और योकोया कहता है कि अपने आप को फोर्स मत करना गोभी काटने में। वो मेड गोभी उठाती है और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। योकोया अपने बनाई हुई डिश के बारे में बताता है कि इसे टोनकात्सु कहते हैं, तुमने खाया है क्या पहले? वो मेड कहती है कि मैं डिशेस को सिर्फ जिंदा रखने वाले एलिमेंट्स की तरह देखती हूँ, मैं अगर खाई भी होंगी तो मुझे इसका टेस्ट याद नहीं होगा। योकोया कहता है, क्या बात कर रही हो, एक बार तुम जब ये टोनकात्सु खाओगी तो कभी नहीं भूलोगी, और मैं ये शहर के फेमस काटसुदा दुकान से लेके आया हूँ। फिर वो 2 प्लेट में निकालता है और एक प्लेट उसे देते हुए पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस सर्वेंट?
वो मेड कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे हर मास्टर मुझे अलग अलग नाम से बुलाते थे, आप भी मुझे कोई अपना नाम दे सकते हैं मास्टर योकोया। योकोया कहता है कि ठीक है, मैं सोच के रखूंगा, अभी के लिए मैं मिस सर्वेंट ही बुलाऊंगा। इसके बाद वो खाने बैठते हैं, जहाँ पहला निवाला लेते ही योकोया पूछता है ये कैसा है। मिस सर्वेंट को अपनी पास्ट लाइफ का ट्रॉमा आने लगते हैं, पर वो उससे बाहर निकलते हुए कहती है कि हाँ ये सही में काफी अच्छा है, और सोचती है कि मुझे उस एक्सीडेंट से लेकर के बाथ लेने तक और अभी डिनर करते हुए भी काफी वार्म फीलिंग आ रही है। योकोया कहता है कि मैंने ऊपर के फ्लोर के रूम को तुम्हारे लिए रेडी कर दिया है, तुम उसे अपना ही रूम समझ सकती हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। मिस सर्वेंट अपने पास्ट को याद करती है जब वो खून में लथपथ थी और उसका मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हारा शरीर बर्फ के जैसा सफेद है और उसके जैसा ही ठंडा भी, जिसका मतलब होता है क्रूएल होना। इधर योकोया नोटिस करता है कि वो बिना सॉस के ही खाड़ी होती है, तो वो उसे देकर के साथ में ट्राई करने बोलता है, और जब मिस सर्वेंट सॉस के साथ टोनकात्सु खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। हाँ, सर्वेंट को सॉस पसंद है। सीन शिफ्ट होता है मिडनाइट पर। मिडनाइट सीन क्यों? अच्छा, क्योंकि योकोया को बुरे सपने आ रहे थे। वो पसीने पसीने होकर उठता है और कुछ खाने फ्रिज की तरफ बढ़ता है, जहां अगर वो देखता है तो मिस सर्वेंट सॉस खा रही होती है। दोनों थोड़ी देर तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिस सर्वेंट उससे माफी मांगती है तो योकोया कहता है कि कोई बात नहीं, भूख तो मुझे भी लगती है रात में। फिर वो ट्रे में कुछ खाने का सामान लाता है और कहता है चलो साथ में खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद मिस सर्वेंट पूछती है कि क्या तुम कोई डरावना सपना देख रहे थे। ये बात सुन योकोया हैरान था। मिस सर्वेंट बताती है कि जब मैं किचन की तरफ आ रही थी तो तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी, मैं अंदर आकर देखी तो तुम कुछ कहते हुए रो रहे थे। योकोया कहता है कि ये काफी एम्बेरसिंग है, क्या तुमने सुना मैं क्या कह रहा था। मिस सर्वेंट कहती है कि हाँ, तुम कई बार अपनी मॉम को आवाज दे रहे थे। इससे तो अब योकोया और ज्यादा एम्बेरस होने लगता है। तभी मिस सर्वेंट कहती है आज पहली बार मुझे भी कोई अलग तरह का सपना आया, उस टोनकात्सु सॉस का, जो मुझसे बात करते हुए कह रहा था कि मैं इतना बड़ा हूँ कि तुम्हारे चाटने से कभी खत्म नहीं होऊंगा। पर जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ी मेरी नींद खुल गई और पहली बार मैं डरावने सपने से अलग हटके कुछ देखी थी जिसे मैं जगना नहीं चाहती थी। पर तुम्हारे सपने को सुन मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। योकोया कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे कभी कभी ही ऐसे सपने आते हैं। हम देखते हैं योकोया की मॉम उसे डैड के पास छोड़ के चली जाती हैं। योकोया बताता है कि मैं जब भी डरावने सपने देखता था तो मॉम के गोद में सर रख के आराम से सो जाता था, पर उनके जाने के बाद से डर लगता है तन्हा सोने में जी। उसकी बातें सुन मिस सर्वेंट उसे अपने गोद में सर रख के सोने को कहती है। ये सुन योकोया मना करते हुए कहता है कि वो बचपन की बात थी। मिस सर्वेंट उदास होते हुए सोचती है कि मुझे पता था एक एसेसियन कभी किसी के खुशी का कारण नहीं बन सकती। तभी अचानक से योकोया उसके गोद में आकर लेट जाता है और कहता है कि ये काफी वार्म और आरामदायक लग रहा है। मिस सर्वेंट कहती है कि हाँ, और मेरे लिए भी, तो अब आप अच्छे से सो पाएंगे मास्टर योकोया। मिस सर्वेंट सोचती है कि ये एहसास बिल्कुल उस इंसिडेंट वाले दिन की तरह ही था जहां मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई जैसे मैं कई सारे दुश्मनों से लड़ रही थी, पर वो सारी ऊर्जा मैंने किसी की जान बचाने में यूज की। आखिर ऐसा क्यों? सीन शिफ्ट होता अगले दिन। मिस सर्वेंट फ्रूट निंजा खेलते हुए कचरों के साइज को छोटा कर रही थी। तभी योकोया आके उससे ऐसा करने का कारण पूछता है तो मिस सर्वेंट कहती है ऐसे काफी कम स्पेस लगता है। योकोया काफी इम्प्रेस होता है। फिर जब वो गाड़ी वाले की तरफ बढ़ता है कचरा निकालने तो उसे अपने घर के बाहर एक फ्लफी डॉग दिखता है जिसके साथ कोई एक लेटर भी रख गया था। मिस सर्वेंट उसे पढ़ती है कि मैं इस कुत्ते को पोमेरियन समझ के खरीद लाया था, पर पता चला कि ये एक ऐसे ब्रीड का है जो काफी खाना खाते हैं और ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं, इसलिए मैं इसे किसी अमीर के घर के यहाँ छोड़ रहा हूँ, प्लीज इसे अडॉप्ट कर लेना। मिस सर्वेंट पूछती है कि क्या आप इसे रखने वाले हैं। योकोया कहता है कि हाँ, इतने छोटे पपी को मैं इतनी गर्मी में नहीं छोड़ सकता, ये मर सकता है। इस पर मिस सर्वेंट कहती है कि अगर इसमें जीने की इच्छा होगी तो ये कैसे भी जी लेगा, लेकिन अगर आप इस पे दया करके इसे बचा रहे हैं तो ये इसके एनिमल इंस्टिंक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पे योकोया कहता है कि मैं तुम्हारी बात अच्छे से तो नहीं समझ पा रहा, पर तुमने मुझे उस ट्रक से मुझ पे दया करके तो नहीं बचाया था ना। ये सुन मिस सर्वेंट सोच में पड़ जाती है। योकोया कहता है कि अगर हम किसी की जान को खतरे में देखते हैं तो हमारी इंसानी फितरत कुछ भी सोचने से पहले एक्शन में आ जाती है, और शायद इसे ही इंसानियत कहते हैं। और वैसे भी त्याग दिए जाने के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। योकोया उस पपी के साथ खेल रहा होता है और मिस सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुम भी इसे हाथ में लेना चाहोगी, पर मिस सर्वेंट इसे दूर भागने लगती है और योकोया समझ जाता है कि वो डरी हुई है। योकोया कहता है कि देखो तो ये कितना क्यूट है। मिस सर्वेंट कहती है कि अगर मास्टर का ऑर्डर है तो मैं इसे छू जरूर सकती हूँ। योकोया कहता है ठीक है, खुद को फोर्स मत करो। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें डर क्यों लगता है कुत्तों से। मिस सर्वेंट बताती है कि कैसे उसे एसेसियन की ट्रेनिंग के लिए जंगली कुत्तों के बीच पहाड़ियों पे छोड़ दिया जाता था। योकोया ये सुन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही इस डर को दूर करना होगा। ये सुन मिस सर्वेंट सोचती है कि मैं अपने मास्टर को ऐसे असहाय महसूस नहीं करा सकती। वो उस पपी को हाथ में लेने का डिसाइड करती है, पर उसका हाथ कांप रहा होता है।
युकोया कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो रहने दो। मिस सर्वेंट कहती है कि ऐसा कोई डर नहीं जिसे मैं दूर ना कर सकूं। युकोया पूछता है वैसे तुम्हें इसमें कौन सी इसकी चीज डरावनी लग रही है। मिस सर्वेंट उसके नाखूनों, दांत और डरावनी नजर को पॉइंट करती है। युकोया हंसते हुए कहता है क्या ये तुम्हें इस तरह दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये एक मोची केक की तरह दिखता है। तभी वो पपी मिस सर्वेंट की उंगली को अपने मुंह में ले लेता है, जिससे मिस सर्वेंट काफी डरते हुए उठती है और आज तो मेड ने इसको तंदूर में फेंक के हॉट डॉग बना ही देना था। पर युकोया उससे झट से वापस ले लेता है और वो पपी युकोया की उंगली को भी मुंह में ले लेता है। युकोया यहाँ देखता है तो इसके दांत आ रहे होते हैं, तो इसे लेके ये एनिमल हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ युकोया पपी को इंजेक्शन लगवाने लगता है और मिस सर्वेंट पपी के लिए चीजें खरीद रही होती है। युकोया उसे वापस लेकर आता है और कहता है कि देखो तो तुम्हारे लिए हम चीजें ले रहे हैं। घर वापस आते हुए युकोया मिस सर्वेंट का थैंक्स कहता है साथ आने के लिए। मिस सर्वेंट वहीं पे रुक जाती है और कहती है मास्टर युकोया, आप मेरे सभी मास्टर से अलग हो। मैं वैसे माहौल में काम करती थी जहाँ काम खत्म करने का दूसरा मौका तक नहीं दिया जाता था। वहीं आपके साथ मैं कोई भी काम एक बार में सही से नहीं कर पाती हूँ, फिर भी आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मैं जिस काम में थी वहाँ मुश्किलें नहीं थी, वो एक डांसिंग चेयर गेम जैसा था, पर जहाँ भी जाती काम सिर्फ एक ही करना पड़ता था। पर वो सब चीजें ऐसा लगता है किसी काम की नहीं थी। काश मैं आपसे इस पपी की तरह मिलती जिसे इतना तो पता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जिससे मैं शायद वो बन पाती जो आपको चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके कोई काम की भी हूँ। उसकी बातें सुन युकोया कहता है कि लगता है तुम उन पुरानी चीजों को छोड़ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हो। ये सुन मिस सर्वेंट कहती है क्या नॉर्मल? ऐसा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। युकोया उसे सनसेट देखने को कहता है और मिस सर्वेंट सोचती है तो क्या ऐसे में इस दुनिया को और बेहतर तरीके से जान सकती हूँ। युकोया यहाँ बताता है कि तुम्हें पता है तुमसे जब पहली बार मैं मिला था तो काफी डर गया था। मिस सर्वेंट कहती है क्या? युकोया कहता है हाँ, क्योंकि मुझे असैसिन के साथ रहने की प्रैक्टिस नहीं है ना, पर अब मेरे असैसिन को लेके थॉट्स बदल गए हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो। ये बात सुन उसे उसका पास्ट याद आने लगता है जहाँ कोई उसे गुड गर्ल कह रहा होता है। इसके बाद मिस सर्वेंट पूछती है तो मुझे एक नॉर्मल गर्ल बनने के लिए क्या करना होगा। युकोया कहता है कि वैसे इसका जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा लगता है तुम अपनी गलतियों को लेकर चिंता में हो और तुमने यहाँ आकर जो भी काम किए वो तुम्हारे लिए नए थे, जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए। तो ये सभी चीजें एक नॉर्मल इंसान ही तो करता है। शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ युकोया का पपी मिस सर्वेंट के ठप ठप करके काटे जा रहे गोभी की आवाज से उठ के उसके पास आ जाता है। उसे ऐसे अपने पैर के पास देख मिस सर्वेंट अपना चाकू निकाल कहती है मुझे पता था कि तुम कोई नॉर्मल डॉग नहीं हो। पर तभी वो पपी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और मिस सर्वेंट सोचती है अच्छा तो इसे भूख लगी है। वो डॉग फूड में से उसे कुछ खाने को देती है और जब वो पपी बिजी था मिस सर्वेंट ये सोचते हुए सहलाने जाती है कि शायद अब मैं नॉर्मल हो रही हूँ। तभी यहाँ युकोया आता है और ये देख कहता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम इसे खाना खिला रही हो। वो पपी को सहलाने लगता है और कहता है कि तुम तो सही में काफी हद तक मोची केक जैसे हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से आगे मोचिटारो है। फिर वो मिस सर्वेंट को गोभी काटने और आगे मोचिटारो को खाना खिलाने के लिए थैंक्स करता है और एक मूव करते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी मेड बनने के रास्ते पे हो, जिसे मिस सर्वेंट को काफी अच्छा लगता है। इधर वो पपी भी उसके साथ खेलना चाहता था, पर युकोया उसे कहता है कि बाद में, अभी मुझे डिनर बनाने जाना है। मिस सर्वेंट कहती है कि मैं इसका तब तक ख्याल रखती हूँ क्योंकि मुझे नॉर्मल बनना है, आपके कहे अनुसार चल के। युकोया कहता है ठीक है, फिर मुझे भी तुम पे विश्वास है। फिर मिस सर्वेंट उस पपी को सहलाने लगती है और फिर गोद में ले लेती है। वो उसके साथ खेलते हुए सोचती है युकोया की कई बातों का कि मैं पहले तुमसे डर गया था, पर तुम्हारे साथ रह के मुझे पता चला कि मेरी सोच गलत थी। प्रेजेंट में मिस सर्वेंट कहती है कि अब मुझे पता चला कि ये कितना एम्बेरसिंग बात है कि मैं पहले से डरती थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिनर मिस सर्वेंट को काफी पसंद आती है, पर जब युकोया उसके लिए और बनाने को पूछता है तो वो मना कर देती है। युकोया कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो उसके लिए रिक्वेस्ट करना भी एक नॉर्मल थिंग्स है। ये सुन मिस सर्वेंट कहती है ठीक है, फिर तो मैं इसके साथ साथ खुद के लिए एक नाम भी रिक्वेस्ट करती हूँ। युकोया पूछता है तो तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मिस सर्वेंट कहती है कि डेट तो याद नहीं, पर विंटर के टाइम पे। युकोया उसका नाम यूकी रखता है, जिसका मतलब होता है स्नो। ये सुन मिस सर्वेंट को अपने पुराने मास्टर की बात याद आती है कि तुम एक कोल्ड ब्लडेड किलर हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा ज्यू, जिसका मतलब स्नो होता है। इधर युकोया कह रहा होता है कि स्नो मुझे काफी पसंद है क्योंकि वो काफी खूबसूरत दिखती हैं और स्नोफॉल भी। ये सुन मिस सर्वेंट को भी अपनी पास्ट मेमोरी ट्रिगर करने लगती है। आगे युकोया बताता है कि मैंने कहीं सुना था कि स्नो दरअसल गर्म होती हैं। ये सुन मिस सर्वेंट काफी हैरान होती है। युकोया कहता है हाँ, क्योंकि जब ग्राउंड पे स्नो बीत जाती है तो वो अंदर की सतह को गर्म रखती है, जिससे उसके नीचे के जीव और पौधे प्रोटेक्ट भी रहते हैं। ये सुन मिस सर्वेंट के दिमाग में चल रहे अब तक के सारे सवाल सामने आ जाते हैं कि एक कोल्ड ब्लडेड किलर होने के बाद भी उस दिन मेरी बॉडी पूरी एनर्जी के साथ किसी की लाइफ क्यों बचाई।
क्यों ये जिंदगी मुझे ज्यादा वार्म फीलिंग कराती है और क्यों ये पर्सन की बातें मेरे दिल को छू रही हैं। अगर मैं इसके साथ और रहूं तो शायद मुझे इन सब के जवाब मिल जाएंगे। फिर वो योकोया को थैंक्स कहती है उसे नाम देने के लिए, और योकोया उसकी स्माइल देख सोचता है कि हाँ, अब ये नॉर्मल लड़कियों जैसे स्माइल कर रही है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। यूकी मोची के साथ खेल रही होती है, तभी योकोया उसे आवाज देके एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे कान छेद दोगी। यूकी हाँ करती है, पर जैसे ही वो उसके कान के पास जाती है वो अपने हाथ पीछे हटाते हुए कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। योकोया कहता है क्या, पर क्यों, लोगों को छेदना तो तुम्हारा काम था ना, और यहाँ पर तो सिर्फ एक कान की बात है। तभी बेल रिंग होती है। यूकी डोर ओपन करती है तो एक लड़की कह रही होती है, बड़े भाई अपने डॉगी को दिखाओ मुझे जल्दी। यूकी पूछती है कि क्या तुम मास्टर योकोया की छोटी बहन हो। वो लड़की रीको कहती है कि हाँ, पर तुम कौन हो। रीको अंदर आकर देखती है तो घर पूरा चमक रहा था। वो आके योकोया के गाल खींचने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में कि तुमने एक खूबसूरत मेड रखा है। योकोया कहता है कि इससे मॉम परेशान हो जाती। रीको पूछती है और डैड। योकोया कहता है उन्होंने मंजूरी दे दी है। रीको को फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है कि पर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। यहाँ यूकी पूछती है पर तुम दोनों अलग क्यों रहते हो। आंसर देने के बजाय रीको मुंह छुपाते हुए कहती है कि ये कितनी खूबसूरत और क्यूट है। योकोया यूकी को बताता है कि इसे खूबसूरत लोग बहुत पसंद हैं। तो अब समझी मैं तुम्हें क्यों नहीं बताया। रीको कहती है ये कोई बहाना नहीं हुआ। फिर वो यूकी से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और यूकी भी अपने आप को। यहाँ फिर वो बताती है कि ये नाम मुझे योकोया मास्टर ने दिया है। ये सुन रीको थोड़ी हैरान होती है। यूकी आगे बताती है कि मैं पहले एक असैसिनेशन का जॉब करती थी। रीको घबरा के पूछती है क्या ये सच कह रही है। योकोया कहता है हाँ, अब भी तुम्हें इससे परिचय करना है। और रीको तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसका ऑटोग्राफ मांगने लगती है। यूकी उसे साइन करके देती है जो उतनी सही से नहीं थी। यूकी बताती है कि उसने असैसिनेशन के जॉब में 12 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखे हैं और उसे कभी कैलीग्राफी की जरूरत नहीं पड़ी, जिसका मतलब होता है अच्छा हैंड राइटिंग। रीको यूकी से पूछती है कि क्या तुम मेरे एक स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प करोगी। योकोया हैरान होकर पूछता है कि क्या सही में। यूकी कहती है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। योकोया कहता है अगर यूकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम ऐसी स्टोरी को अपने प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिख सकती। रीको कहती है हाँ, मैं स्टोरी को अपोजिट कर दूंगी। एक खूबसूरत मेड जो एसेसिन के जैसे दिखती है। वो उसे बैकयार्ड में लाती है उसकी एसेसिन स्किल देखने, जहाँ वो अपने सर पे एप्पल रखी थी, और यूकी एक फ्लिप मारते हुए उसे अपने नाइफ से टारगेट करती है। रीको तो काफी एक्साइटेड होती है, पर योकोया घबराए हुए था कि अगले साल मुझे राखी कौन बांधता। इधर रीको पूछती है कि तुम्हारे पास कितने नाइफ्स हैं और तुम इन्हें कहाँ रखती हो। यूकी कहती है कि उसके पास 5 और हैं, और वो अपने हथियारों का तहखाना दिखाने लगती है। योकोया कहता है फौरन ढको इसे, नहीं तो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रीको पूरा पापड़ाजी की तरह उससे सवाल कर रही होती है। तभी यूकी का पेट गुड़गुड़ करता है तो वो इस पे भी सवाल बना देती है कि तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है। यूकी कहती है मेरा जो फेवरेट है वो कोई डिश नहीं है, हाँ, सर्वेंट को सॉस पसंद है। फिर यूकी रीको को अपने गोभी काटने के तरीके को दिखा रही होती है, और फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ से रेस्टोरेंट में, क्योंकि घर में खाने के लिए सिर्फ गोभी ही था। यहाँ पे रीको की नजर समर फेस्टिवल के लगे पोस्टर पे जाती है तो वो वहाँ चलने की जिद करने लगती है। योकोया यूकी से कहता है कि वहाँ हम तुम्हारी फेवरेट टोनकात्सु सॉस भी ले लेंगे, जिसका नाम सुनते ही यूकी के मुंह में पानी आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल में, जहाँ रीको यूकी को खींच एक शूटिंग गेम में लेके आती है, ये सोच करके कि एसेसियन का कहीं तो फायदा उठाया जाए। पर यूकी निशाना लगाती है और वो मिस हो जाता है। यूकी बताती है कि उसने गन्स की ट्रेनिंग नहीं की, पर फिश कैचिंग में वो दुकानदार को दिखा देती है कि बॉस कौन है। रीको उससे भी सिखाने को कहती है और यूकी उसे सिखा रही होती है, जो देखकर दुकानदार कह रहा होता है कि हाँ, अगला मेला लगने तक सीख ही जाओगी। इसके बाद वो सभी यूकी के लिए टोनकात्सु सॉस लेने आते हैं, जिसको टेस्ट करते ही यूकी खो ही जाती है। वो एक एक करके सारे खरीदे हुए कुकीज वही गिलहरियों जैसे खाते हुए खत्म कर देती है। दुकानदार उसे इतना पैसिनेट देख बाय 1 गेट 1 दे देता है। इसके बाद रीको यहाँ से कुछ ड्रिंक्स लेके आने का सोचती है, पर योकोया उसे मना करता है। रीको कहती है मैं तुरंत आई, बस यहीं रहना तुम लोग। साइड में बैठे हुए योकोया यूकी से उससे पहले किसी मेले में एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। यूकी याद करती है कि वो लास्ट टाइम मेला में किसका खेला खत्म करने आई थी। जब वो ये बात योकोया को बताती है तो वो उसे कुछ पूछना चाहता था, पर तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और यूकी और योकोया के साथ साथ रीको भी ड्रिंक्स लेके आ गई थी। सभी साथ में बैठकर फायरवर्क्स देखते हैं और इसके बाद फिर ये लोग घर को जा रहे होते हैं, जहाँ रीको कहती है कि तुमने तो आज बहुत से टोनकात्सु सॉस खाए हैं। तभी पीछे से चोर चोर की आवाज आती है और कोई चोर चोरी करके बाइक से तेजी से उनकी तरफ से भाग रहा होता है, जो तो पक्का रीको का रीइंकार्नेशन करा के ही मानता। और यूकी इस एनिमे को रोम कॉम ही बनाए रखना चाहती थी।
रिको कहती है कि पहली बार मुझे किसी ने डैड के बाद प्रिंसेस की तरह उठाया है। और युकोया तो यूकी की खरीदे टोनकात्सु सॉस को देख कहता है बेड़ा गड़क हो उस चोर का। यूकी अपने मास्टर की कही बातों को चल देती है पूरा करने। रिको तो अपने सामने लाइव एक्शन मूवी चलते हुए देख काफी खुश हो रही थी और वो दोनों यूकी का पीछा करने लगते हैं और वो उससे काफी दूर होते जा रही थी। यहाँ रिको योकोया से शॉर्टकट लेने को बोलती है और इधर यूकी उस चोर को देख लेने के बाद उस पर नाइफ फेंकती है जो जाके उसके टायर पे लगती है, जिससे वो वहीं ढिमला जाता है। वो उसकी तरफ चाकू लेके बढ़ती है, तभी योकोया आके उसे ना मारने के लिए कहता है और यूकी उसके हेलमेट पर मार कहती है बच गया साला। तभी यहाँ यूकी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है तो योकोया कहता है कि चलो हम और भी टोनकात्सु सॉस लेते हैं और घर को निकलते हैं। इधर वो चोर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी फास्ट ये कौन सी खुफिया एजेंसी थी और खुद ही पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर करने का सोचता है। इधर घर जाते समय रिको कहती है कि उसने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है और वो कल उसे सबमिट कर देगी स्कूल में। यूकी उत्सुकता से पूछती है कि स्कूल ये क्या होता है। रिको बताती है कि स्कूल वो जगह है जहां हम नई नई चीजें सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और मस्ती करते हैं। हाँ, पर हमारे टाइम पे तो सिर्फ पेरेंट्स को लूटा जाता था और हमें कूटा जाता था। खैर तभी रिको को उसकी मॉम का मैसेज आता है जहां उन्होंने उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। रिको कहती है कि जल्दी चलो बड़े भाई, मुझे भूख लग रही है। इधर यूकी के दिमाग में तो रिको की कहीं स्कूल वाली बात ही घूम रही थी। वो यहाँ योकोया से कहती है कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। योकोया कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर जाओ। सीन शिफ्ट होता है, योकोया का न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाला था और वो यहाँ मिल्क पैकेट पीते हुए सोच रहा था कि यूकी अकेले घर में ठीक होगी ना। देखो लॉन्डे को एक एसेसियन की चिंता हो रही है। तभी यहाँ उसका क्लासमेट आके कहता है कि तुमने ये रूमर्स सुना क्या, हमारे शहर में एक ब्यूटीफुल मेड दिखी है जो काफी कमाल के स्किल्स रखती है। ये सुन योकोया का दूध फट जाता है, मतलब पैकेट फट जाता है। योकोया कहता है अच्छा मैंने तो नहीं सुना, और सोचता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे समर वेकेशन में रिको के साथ वो मार्केट घूम रही थी। तभी टीचर एंटर करती हैं और अनाउंस करती हैं न्यू स्टूडेंट के बारे में जो कि यूकी होने वाली थी। और ये स्टोरी फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म होती है। एम